कभी सोचा है कि दुनिया में लोग जहां रहते हैं वहीं क्यों रहते हैं? कुछ जगहें तो इतनी भरी हुई हैं कि पैर रखने की जगह नहीं, और कुछ बिल्कुल वीरान हैं। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और मानवता के इस विशाल नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो बात है, ये आज से लगभग 100 साल पहले जॉर्ज बी क्रीसी ने कही थी। और कमाल की बात यह है कि आज भी ये जनसंख्या के बंटवारे की सबसे बड़ी पहेली को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। और ये सिर्फ एशिया पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर लागू होती है। तो असली पहेली ये है, दुनिया की 90% आबादी, सोचिए, सिर्फ 10% जमीन पर रह रही है ना? ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा। पर ऐसा क्यों है? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। लोगों का ये जो असमान फैलाव है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे कुछ बहुत ही मजबूत भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक कारण है जो सदियों से तय करते आए हैं कि इंसान कहाँ बसेगा। इस बात पर जरा गौर कीजिए, दुनिया की 60% आबादी सिर्फ इन 10 देशों में सिमटी हुई है। और मजे की बात यह है कि इनमें से 6 देश तो अकेले एशिया में ही हैं। ये क्रेजी की उस पुरानी बात को और भी पुख्ता कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि लोग आखिर कहाँ बसना पसंद करते हैं। चलिए सबसे पहले उन स्थायी यानी कि भौगोलिक कारणों को देखते हैं जो ये तय करते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है हमारी बुनियादी जरूरतों से। हजारों सालों से इंसान वहीं बसा है जहां पीने को साफ पानी हो, खेती के लिए उपजाऊ मैदान हो और मौसम रहने लायक हो। तभी तो दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं नदी घाटियों के किनारे ही पनपी। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है गंगा का समतल उपजाऊ मैदान जो जिंदगी के लिए एकदम सही है, और दूसरी तरफ हैं हिमालय के ऊंचे दुर्गम पहाड़ जहां रहना और कुछ भी बनाना बहुत मुश्किल है। मतलब साफ है, जमीन कैसी है इसका सीधा असर आबादी के घनत्व पर पड़ता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ भूगोल पर ही खत्म नहीं होती। आज के जमाने में आर्थिक और सामाजिक कारण शायद उससे भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। जहां खनिज मिलते हैं वहां उद्योग लगते हैं, जहां उद्योग लगते हैं वहां शहर बसते हैं, और शहर मतलब बेहतर नौकरी, अच्छी पढ़ाई और स्वास्थ्य सुविधाएं जो लोगों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती हैं। अच्छा, तो अब तक हमने समझा कि लोग रहते कहाँ हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये आबादी समय के साथ बदलती कैसे है। ये कोई रुकी हुई तस्वीर नहीं है, ये तो एक चलती फिरती फिल्म की तरह है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब है एक तय समय में किसी जगह की आबादी में कितना बदलाव आया। और हां, ये बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब आबादी बढ़ सकती है, और नेगेटिव भी, मतलब आबादी घट भी सकती है। तो ये जो बदलाव है इसकी 3 मुख्य वजहें हैं। पहली है जन्म दर, यानी हर 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। दूसरी है मृत्यु दर, यानी हर 1000 लोगों पर कितने लोग मर रहे हैं। और तीसरी जो बहुत जरूरी है वो है प्रवास, यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। प्रवास को समझने का सबसे अच्छा तरीका है धक्का और खिंचाव वाले कारक। कुछ चीजें जैसे बेरोजगारी या अशांति लोगों को अपनी जगह छोड़ने पर धक्का देती हैं। इन्हें हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेहतर मौके, सुरक्षा, अच्छी सुविधाएं, ये सब लोगों को एक नई जगह की ओर खींचती हैं। ये हैं अपकर्ष कारक। अब सबसे दिलचस्प बात, ये जो सारे अलग अलग कारक हैं ना, ये असल में एक बड़ी और सोची समझी कहानी का हिस्सा हैं। एक ऐसा मॉडल है जो इन सभी बदलावों को एक धागे में पिरोता है। तो सवाल ये है, क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे कोई देश एक खेती-बाड़ी वाले समाज से एक औद्योगिक समाज बनता है तो उसकी आबादी किस तरह बदलेगी? और जवाब है हाँ, काफी हद तक लगा सकते हैं। और इसका जवाब हमें मिलता है जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत से। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हर समाज जैसे जैसे विकास करता है वो जनसंख्या में बदलाव के कुछ तय चरणों से होकर गुजरता है। पहले चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा होती है। लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि बीमारियां और खाने की कमी की वजह से कई बच्चे बच नहीं पाते। तो जितनी तेजी से आबादी बढ़ती है उतनी ही तेजी से घटती भी है। इसलिए कुल मिलाकर जनसंख्या लगभग स्थिर रहती है। सोचिए, 200 साल पहले दुनिया के लगभग सभी देश इसी स्टेज में थे। दूसरे चरण में आता है असली तूफान। स्वास्थ्य और साफ सफाई में सुधार होता है, जिससे मृत्यु दर तेजी से नीचे गिर जाती है। लेकिन लोगों की सोच बदलने में वक्त लगता है, इसलिए जन्म दर उतनी ही ऊंची बनी रहती है। नतीजा,
जन्म और मृत्यु के बीच एक बड़ा गैप बन जाता है और जनसंख्या में एक जबरदस्त विस्फोट होता है। और आखिर में आता है तीसरा चरण। समाज अब पढ़ा लिखा और शहरी हो चुका है। लोग परिवार नियोजन के बारे में जानते हैं और छोटे परिवार को तरजीह देते हैं। इससे जन्म दर भी गिरकर कम हो जाती है। अब जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कम है और जनसंख्या एक बार फिर से स्थिर हो जाती है। आज के ज्यादातर विकसित देश इसी चरण में हैं। तो इस पूरे सिद्धांत को समझने के बाद अब हम भविष्य की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या अपने साथ कुछ बहुत बड़े और गंभीर सवाल भी लेकर आती है। आज से 200 साल से भी पहले 1798 में थॉमस मैल्थस नाम के एक विचारक ने एक बड़ी गंभीर चेतावनी दी थी। उनका मानना था कि हमारी आबादी हमेशा हमारे खाना उगाने की क्षमता से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। माल्थस के सिद्धांत का नतीजा बहुत भयानक था। उनके हिसाब से अगर जनसंख्या को काबू में नहीं किया गया तो प्रकृति खुद ही अकाल, बीमारियों और युद्ध के जरिए इस बढ़ी हुई आबादी को कम कर देगी। और ये हमें आज के सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हमारी ये पृथ्वी आखिर कितने लोगों का बोझ उठा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा आने वाला कल, हमारी नीतियां और हमारे फैसले तय करेंगे। एक जरूरी मुद्दा जिसके बारे में सोचना बनता है।